नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। तो हम लोग लीगल मेथड्स की एक सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं जहाँ हम लोगों ने अलग-अलग टॉपिक्स को कवर करा है। पिछली वीडियो पर हम लोगों ने बात करी थी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की और आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं रूल ऑफ लॉ की। तो जब हम लोग बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, मॉडर्न टाइम पर जो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट फेमस है वो एबी डाइसी का कंसेप्ट फेमस है, जो बात करता है तीन बेसिक प्रिंसिपल्स की, जो है आपकी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। तो एबी डाइसी इन तीन चीज़ों की बात करते हुए चलते हैं। आज की इस वीडियो पर हम समझेंगे कि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, ये कहाँ से डिराइव हुआ है, इसकी नीड क्या है, और जो तीन प्रिंसिपल्स हमने बोले, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, इसका मतलब क्या होता है और किस तरीके से हम लोगों ने इस कंसेप्ट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर इनकॉर्पोरेट करके रखा हुआ है। तो आज की इस वीडियो पर हम इन चीज़ों के साथ डील ऑन करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले वापस चल करके एंशियंट टाइम पर। तो हम लोग शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं कि एंशियंट टाइम पर जो इंसान फिजिकली स्ट्रांग था वो लोगों को रूल करा करता था। आज के टाइम पर भी आप देखते हो कि भले ही हमारे पास लीगल सिस्टम मौजूद है, उसके बावजूद भी आपके साथ कोई ना कोई आपका ऐसा दोस्त, कोई क्लासमेट, कोई कलीग, कोई ना कोई इंसान ऐसा होगा जो फिजिकली स्ट्रांग होगा, इंटिमिडेटिंग होगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा, एरोगेंट होगा, मतलब एक अलग क्वालिटी उसके अंदर होंगी जिसकी वजह से वो आपको डोमिनेट करता होगा और आप उसे कभी मना नहीं कर पाते होगे। तो दैट इज द सेम कंसेप्ट दैट अप्लाइड देयर। बट आज डिफरेंस क्या है? आज डिफरेंस ये है कि हमारे पास मैकेनिज्म्स हैं कि अगर वो हमारी बाउंड्री को इंक्रोच करेगा तो हम उसके अगेंस्ट रेमेडी ले सकते हैं। उस टाइम पर ऐसे कोई भी मैकेनिज्म्स नहीं थे, और जब ऐसे मैकेनिज्म्स नहीं थे तो एक चीज़ और मिसिंग थी, विच वॉज ह्यूमन राइट्स। उस टाइम पर ह्यूमन राइट्स के नाम की भी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। ह्यूमन राइट्स एक मॉडर्न कंसेप्ट निकल कर के आया जब हम लोगों ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स साइन करा था। ठीक है, तो उसके बाद वो कंसेप्ट धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ। तो जब हम बात करते हैं अभी, आपको याद होगा कोविड के टाइम पर एक यूपी में गैंगस्टर था विकास दुबे, उसको इनकाउंटर में मार दिया गया था। और अभी बीच में अतीक अहमद, समथिंग आई फॉरगेट द नेम, उनका भी इनकाउंटर हुआ था। उसकी वीडियो काफ़ी वायरल निकल करके आई थी, तो लोग उसमें खुश थे कि गुंडे थे, मार दिया गया, और लोग उसको जस्टिफाई कर रहे थे। बट द थिंग दैट दे वर फॉरगेटिंग वाज कि रूल ऑफ लॉ को यहाँ पर को फॉलो नहीं करा गया है। और जब ऐसी कंडीशन निकल करके आती है तो हम वापस कहाँ जा रहे हैं? हम वापस जा रहे हैं उस ज़माने में जहाँ पर को जो स्ट्रांग था वो डोमिनेट करा करता था। जो हम लोगों के एंसेस्टर्स थे, जितने भी लोगों ने फाइट करी है, वो फाइट क्यों करी है? कि हम लोगों के पास कुछ राइट्स निकल करके आए। और अब अगर स्टेट का मन में आया कि वो किसी को भी इनकाउंटर कर दे, किसी को मार दे, देन दैट इज रॉन्ग। इनकाउंटर मतलब एक चीज़ अगर आप देखोगे विकास दुबे के केस की, मैंने उसको इन डेप्थ जा करके नहीं देखा है, बट जो मोटा मोटा मुझे पता है, उस आदमी ने खुद को सरेंडर करा। उसके बाद जब उसको कोर्ट लेकर जाया जा रहा था तो गाड़ी पलट गई, वो गाड़ी से भाग गया और गोली मार दी। मतलब वेरी फिक्शनल स्टोरी। एक इंसान सरेंडर करता है और फिर भागता है, वाई? ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो क्यों होती है, क्या होती है, इनकाउंटर का पर्पस क्या होता है, वो सबको पता है। बट द थिंग इज कि ये जो कंडीशन हुई, विकास दुबे को गोली मार दी गई, खुली रोड के सामने आतिक अहमद लोगों को गोली मार दी गई, तो वेयर इज रूल ऑफ लॉ? आप जो कर रहे हो रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा? तो इसको हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जो रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल बेसिकली बात क्या करता है? प्रिंसिपल बात करता है कि जो रूल हो वो लॉ का हो, ना कि आदमी का हो। अभी तक हम लोग जो शुरू से बात करते हुए आ रहे हैं कि लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरीन, और सोवरीन ये, सोवरीन वो, सोवरीन ऐसा करते हैं, सोवरीन वैसा करते हैं, हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हुए निकल करके आ रहे हैं, राइट? हम लोगों ने ऑस्टिन के कंसेप्ट की बात भी करी थी, जो ऑस्टिन बोलते हैं कि लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरीन, और हमने बोला कि सोवरीन कौन है? पॉलिटिकल सुपीरियर है, फिजिकली स्ट्रांग बंदा था शुरू पर, वो आपका सोवरीन था। तो हम वो बात करते हुए निकल करके आ रहे हैं। अब लेट अस से कि मैं सोवरीन हूँ, ठीक है, मेरे मन में जो कुछ आएगा मैं वो कुछ करूँगा, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए तो रूल बना दिए, बट मैं सोवरीन हूँ, मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं वो कर रहा हूँ। मुझे कोई पसंद आ रहा है मैं उठा करके ले जा रहा हूँ, मुझे अनाज पसंद आ रहा है मैं छीन के ले जा ले रहा हूँ, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। अगर ये कंडीशन निकल करके आ जाए, क्योंकि मैं बोलूँगा कि मैं सोवरीन हूँ, मैं लॉ बना रहा हूँ, मैंने ये रूल बना दिया, क्योंकि मैं रूलर हूँ, मैं जो मर्जी वो कर सकता हूँ। अगर मैं इस कंसेप्ट को लेकर के आगे चलूँगा तो जो प्रजा मेरी होगी वो काफ़ी
दिक्कत में निकल करके आ जाएगी। जब हम लोगों ने बात करी थी उस फिजिकली स्ट्रांग बंदे की कि वो लोगों को डोमिनेट करा करता था, उसको जो पसंद आता था उसको छीन लिया करता था, भले वो लड़कियां हो, वो खाना हो, वो गोल्ड हो, वो प्रॉपर्टी हो, उसको छीना करता था। तो ऐसे करके वो सोवरिन बना करता था। तो उस टाइम पे क्वेश्चन निकल करके आना चाहिए था कि अगर सपोज वो फिजिकली स्ट्रांग बंदा मैं हूँ और मैं 4-5 लोगों से ऐसी चीज़ें छीन रहा हूँ, तो क्या वो 4-5 लोग मिलकर के आकर के मुझे नहीं मार सकते थे? तो इसका आंसर ये होता है कि जो 4-5 लोग मेरे ऊपर साथ में आकर के अटैक करते थे, तो हो सकता है कि मैं उनको डोमिनेट कर दूँ अगर मैं बहुत ज़्यादा फिज़िकली स्ट्रांग हूँ, या पॉसिबल है कि वो मुझे मार दें। बट द प्रॉब्लम वाज़ कि जैसे ही वो मुझे मारेंगे तो अगला इंसान आकर के फिर उनको मार देगा। तो उनको भी मेरी प्रोटेक्शन की इम्पोर्टेंस थी और नीड थी। तो उस चक्कर पर सिस्टम बहुत ज़्यादा एनार्किक सिस्टम था। जो स्ट्रांग होगा वो कुछ भी करेगा। बट धीरे-धीरे करके लोगों को रियलाइज़ हुआ, जो हमने बात करी थी कि कैसे हमने अपना लीगल सिस्टम को डेवलप करा है, और आज हम उस स्टेज पर हैं जहाँ हम बात कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ की, ना कि रूल ऑफ मैन की। अब रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ का बेसिक मतलब है कि आदमी हमें रूल नहीं करेगा, हमें लॉ रूल करेगा। जो रूल बना है वो सबके लिए सेम रहेगा, वो राजा के लिए भी सेम रहेगा, वो एक आदमी के लिए भी सेम रहेगा। तो ये जो प्रिंसिपल है वो डिराइव कहाँ से हुआ? ये प्रिंसिपल डिराइव हुआ, जो बेसिक कंसेप्ट है कि द किंग इज नॉट सुपीरियर देन गॉड और लॉ। जो किंग है वो किंग है, वी अग्री, वो राजा है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसकी बात मानते हैं, बट ही इज ऑल्सो नॉट अबव गॉड और अबव लॉ। जो लॉ और जो गॉड है उसके ऊपर कोई नहीं है। यहाँ से ये कंसेप्ट डिराइव निकल करके होता है। तो जब हम बात करते हैं इस कंसेप्ट की शुरुआत की, तो हमको देखना पड़ेगा कि जो एक कंसेप्ट की शुरुआत होती है, ये होती है चीफ जस्टिस एडवर्ड कोक से। तो इंग्लैंड के चीफ जस्टिस थे एडवर्ड कोक। उन्होंने ये बेसिकली किंग जेम्स वन जब थे उनके टाइम के चीफ जस्टिस थे। तो उन्होंने इस डॉक्ट्राइन को ओरिजिनेट करा। इनका कहना था कि जब आप बात करते हो एग्जीक्यूटिव एक्शंस की, तो उसके ऊपर बैठता है जुडिशियल एक्शन, क्योंकि जो लॉ की सुप्रीमेसी है उसको मेंटेन करने का काम जुडिशरी करती है। तो उनका कहना था कि किंग शुड बी अंडर गॉड एंड लॉ, किंग इज नॉट अबव देन गॉड और लॉ। तो जो राजा होगा वो भी भगवान और लॉ के नीचे ही रहेगा, उसको भी भगवान और लॉ की बात माननी पड़ेगी। तो उसके बाद धीरे धीरे करके 1885 के आसपास एक महान जूरिस्ट थे जिनका नाम था एवी डाइसी। उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन नाम की इस किताब पर एवी डाइसी ने जस्टिस एडवर्ड कोक की जो डेफिनेशन थी उसको आगे को ग्रो ऑन करा और उसको समझाया कि ये जो रूल ऑफ लॉ है वो होता क्या है। तो इस टाइम पर आकर के एवी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ के 3 कंसेप्ट्स को बताया। वहाँ जाने से पहले हम बात करते हैं कुछ अलग अलग जो हमारे जूरिस्ट्स हैं उन्होंने कैसे रूल ऑफ लॉ को डिफाइन करा है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोफेसर वेड की। प्रोफेसर वेड बोलते हैं द रूल ऑफ लॉ रिक्वायर्स दैट द गवर्नमेंट शुड बी सब्जेक्ट टू द लॉ रादर देन द लॉ सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो लॉ की सब्जेक्ट हो, ना कि लॉ गवर्नमेंट का सब्जेक्ट हो। जो गवर्नमेंट हो वो लॉ से गवर्न हो, ना कि लॉ गवर्नमेंट गवर्न, ना कि लॉ को गवर्नमेंट गवर्न कराए। ठीक है। अगर हम जाकर चेक करते हैं ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी बोलती है रूल ऑफ लॉ में बी स्पेसिफिकली डिफाइंड एज सुप्रीमेसी ऑफ लॉ वेयर डिसीजन इज मेड बाय अप्लाइंग नोन प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ where there is no intervention or of discretion in application of such principles of law। तो इसका मतलब क्या है, जब हम लोग बात कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ की, इसका मतलब है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, जहाँ पर को जो हमारे डिसीजंस हैं इनको लॉ के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करके अप्लाई कराया जाए, और यहाँ पर को किसी भी चीज़ का कोई भी इंटरवेंशन या डिस्क्रिप्शन अप्लाई ना हो। जो लॉ है वो लॉ है, दैट इज इट, दैट इज फाइनल। इसके ऊपर कोई भी चीज़ निकल करके ना आए, भले वो कोई भी क्यों ना हो। तो ये है हमारा ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की बात। ठीक है। तो 2 डेफिनेशन आई गेस मोर देन इनफ है। तो जब हम लोग बात करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट पर, इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे भी इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी केसेस पर रूल ऑफ लॉ को डिफाइन करा है। तो जब हम लोग बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, मतलब हम लोग निकल करके आते हैं हमेशा जिसने लेटेस्ट बात करी होती है, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर हम बोलते हैं मॉन्टेस्क्यू ने दिया, रूल ऑफ लॉ एवी डाइसी ने दिया। बट जो रूल ऑफ लॉ है वो आज का कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है। तो जब हम बात करते हैं पुराने कंसेप्ट की, तो एरिस्टोटल, प्लेटो, सियर्सो, इन सब लोगों ने बात करी है रूल ऑफ लॉ की कहीं ना कहीं।
इन लोगों ने जो टर्म रूल ऑफ लॉ है इसको कॉइन नहीं करा था, बट इन लोगों ने अपने जो वर्क्स थे, अपने वर्क्स पर रूल ऑफ लॉ को समझा करके दे रखा है। तो जब बात करते हो एरिस्टोटल की, एरिस्टोटल बोलते हैं कि जो नेचुरल ऑर्डर का इनहेरेंट रूल है वो रूल ऑफ लॉ है। जो नेचुरल ऑर्डर पे चीज़ होते हुए आ रही है दैट इज़ अ रूल ऑफ लॉ। बट जब हम लोगों ने फिर धीरे धीरे करके हम लोगों के सिस्टम्स डेवलप हुए, फिर लड़ाइयाँ शुरू हुई, फिर 1215 के आसपास जब किंग जॉन थे तो मैग्ना कार्टा साइन करा गया। तो जो ये धीरे धीरे करके जो कंसेप्ट है वहाँ पर से मैग्ना कार्टा का जो बेसिस था वो था ही ये, जो राजा है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो रहा है, वो लोगों को बहुत परेशान करने पे लगा है। तो द ओनली ऑप्शन दैट रिमेन्स इज कि उस राजा को भी लॉ के अंदर लाया जाए। दैट इज वाई मैग्ना कार्टा को लेकर आया जाए कि राजा भी इस चीज से बाउंड है, राजा भी अपनी अथॉरिटी से बाहर निकल करके नहीं जा सकता। ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं यूएस की, यूएस के अंदर भी 1776 के आसपास एक एडवोकेट थे जिनका नाम था पेन। उन्होंने भी अपनी कंट्री के अंदर ये बात करी कि हमारी कंट्री पे कोई किंग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो उन लोग वो भी अपनी कंट्री के अंदर 1776 के आसपास जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा तो वो भी रूल ऑफ लॉ को लेकर के आए। तो जो आज के टाइम पर हम बात करते हैं, इस जो थ्योरी को इन डेप्थ जिसने डेवलप करा है वो और कोई नहीं है, वो बल्कि है हमारे सबसे चहीते एविडाइसी, जिन्होंने एविडाइसी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर थे जिन्होंने इस कंसेप्ट को अपनी बुक द लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन पर ला करके समझाया है। ठीक है। तो जो प्रोफेसर डाइसी हैं जब बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, तो ये कहते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है इसको आप 3 पार्ट पर डिवाइड कर सकते हो। रूल ऑफ लॉ जो है वो 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, जो है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। हम लोगों ने शुरू में बात करी थी इन 3 प्रिंसिपल्स की। तो जो ये 3 प्रिंसिपल्स एविडाइसी के हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये एडवर्ड कोक से ही निकाल करके उन्होंने इस प्रिंसिपल्स को काफ़ी हद तक डेवलप करा, और लास्ट में आते आते बोला कि अगर आप ये 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे देन यू कैन से कि हमारी कंट्री पर रूल ऑफ लॉ है, ना कि रूल ऑफ मैन है। रूल ऑफ मैन का मतलब क्या है कि एक इंसान आकर के रूल करेगा, डिक्टेटरशिप। मैं डिक्टेटर हूँ, मेरी जो मर्जी मैं वो करूँगा। हिटलर, ज्यूज को मार दो, कंसंट्रेशन कैंप में बंद करो और मार दो। रूल ऑफ लॉ, अगर मैं ऐसा करूंगा मुझे उठा करके जेल में डाल करके बंद कर दो। ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ निकल करके आता है। अगर लॉ रूल करेगा लोग सेफ रहेंगे, मैन रूल करेगा तो मैन के अंदर ग्रीड हो सकती है, मैन के अंदर एम्बिशंस हो सकते हैं, तो वो सिस्टम को अलग तरीके से लेकर के जाएगा। तो रूल ऑफ लॉ कब पॉसिबल है? रूल ऑफ लॉ तब पॉसिबल है जब ये 3 जो फिलोसफीज हैं ये आकर के इनकॉर्पोरेट हो पाए। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ हम यहाँ से बात करना शुरू करेंगे। तो जब हम बात करते हैं सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की, तो इसका मतलब क्या है? लॉ इज सुप्रीम, ह्यूमंस आर नॉट सुप्रीम, किंग इज नॉट सुप्रीम, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट सुप्रीम, प्रेसिडेंट इज नॉट सुप्रीम, द ओनली सुप्रीम थिंग दैट देयर इज लॉ। लॉ जो होगा वो सबसे सुप्रीम होगा, लॉ जो होगा वो सबको गवर्न करेगा, लॉ जो होगा वो हर चीज़ को आकर के देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन लोग चीज़ों को एडमिनिस्टर करेगा, और लॉ के हिसाब से ही हर कोई चीज़ चलते हुए चलेगी। ठीक है। तो अगर कोई इंसान उस लॉ को ब्रीच करता है तभी उसको आप पनिश करोगे, अदरवाइज आप पनिश नहीं कर सकते, भले वो कितना गलत आदमी क्यों ना हो, उसने कितना गलत काम क्यों ना करा हो, बट अगर लॉ है तभी वो पनिश्ड होगा, अदरवाइज उसको आप पनिश नहीं कर सकते हो। मोटा मोटा रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है। ठीक है। तो बेसिकली ये जो कंसेप्ट है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का, इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस ये है कि अगर लॉ की सुप्रीमेसी होगी तो देश के अंदर से, तो सिस्टम के अंदर से जो आर्बिट्रेरीनेस है वो खत्म हो जाएगी। देयर विल बी नो आर्बिट्रेरीनेस। अब अभी तक क्या है, मैं आर्बिट्रेरीनेस, अगर मेरा रूल है, मैं सपोज लेट अस से किंग हूँ या डिक्टेटर हूँ, मेरे मन में जो आ रहा है मैं वो कर रहा हूँ। मुझे 2 लोग आ रहे हैं मेरे पास, मुझे उनमें से एक जना पसंद है तो मैं उसको फेवर कर रहा हूँ, दूसरे को जेल बंद करवा दे रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ माई रूल। मेरे मन में जो निकल करके आ रहा है मैं वो कर रहा हूँ। बट जहाँ पर कोई सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होगी, मुझे उस लॉ से बाइंड होकर के काम करना पड़ेगा। अब जब मैं उस लॉ से बाइंड होकर के काम करूँगा तो क्या होगा? द मोमेंट आई विल बाइंड बाय दैट लॉ, तो मैं ये एक 2 लोग में से एक पसंद आ रहा है तो इसको लो, इसको बंद करो, ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे अब लॉ की तरफ चलना पड़ेगा। जो मेरे अंदर की पावर थी, जो मेरे अंदर आर्बिट्रेरीनेस थी, उसको मैं काफ़ी हद तक कर्टेल कर चुका हूँ। सो दिस इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल विच टॉक्स अबाउट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ।
हम बात करेंगे अब सेकंड प्रिंसिपल की, जो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब क्या है कि लॉ के आगे इक्वालिटी हो। अब इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? सॉरी, इक्वालिटी का मतलब होता है कि आप लोगों को इक्वल ट्रीट करोगे। तो दो लोग अगर हैं, सपोज आप और मैं हैं, और हम दोनों सेम एग्जाम दे रहे हैं, तो हम दोनों को आप इक्वल ट्रीट करोगे। तो आप क्वेश्चन उठा सकते हो कि रिजर्वेशन है, आप लोगों को अनइक्वली ट्रीट करते हो। तो यहाँ पर कोई डिस्टिंक्शन निकल करके आता है। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम समझाता ना इक्वालिटी और इक्विटी, हम लोग फॉलो क्या करते हैं? फॉलो करते हैं इक्विटी को। बट जब हम बात करते हैं इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी है, बट हम बात करें इक्वालिटी बिफोर लॉ की, कि लॉ के आगे सबको इक्वल ट्रीट करो, लॉ सबके लिए सेम होगा। अब ये नहीं होगा कि सपोज लेट अस से कि मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ और आप एक आम जनता हो, तो आपका लॉ अलग, मेरा लॉ अलग चल रहा है। नहीं, आपके लिए जो लॉ होगा वो लॉ मेरे लिए भी होगा। अब यहाँ पर हम इक्विटी को इनकॉर्पोरेट करके इस कंसेप्ट को ईज के लिए, बेटरमेंट के लिए चेंज कर सकते हैं, बट द बेसिक प्रीमाइसेस कि लॉ के लिए आप और मैं इक्वल है। भले ही अगर आप, भले मैं भिखारी हूँ और आप राजा हो, बट लॉ के सामने आप और मैं दोनों सेम है। ना आप बड़े ना मैं बड़ा, ना आप छोटा ना मैं छोटा, हम दो के दो लोग सेम पेडेस्टल पर, सेम फुटिंग पर आप लोगों के लिए खड़े हैं। विद दिस इज नोन एज इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या समझा? कि पोजीशन आपकी कुछ भी हो, नो वन केयर्स अबाउट इट, आपके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा। आप और मैं, हम दोनों के दो लोग सेम रहेंगे, हम लोगों को सेम ट्रीटमेंट मिलेगा। लॉ जो होगा हम दोनों के ऊपर सेम तरीके से एप्लीकेबल होगा। अगर लॉ कहता है कि जो इंसान जा रहा है उसको 5 रुपए का यहाँ फाइन देना है, मतलब 5 रुपए का टैक्स पे करना है, तो अगर वो राजा जाएगा 5 रुपए का टैक्स वो पे करेगा, भिखारी जाएगा 5 रुपए का टैक्स वो पे करेगा, अदरवाइज नहीं जा पाएगा। और अगर लॉ कहता है कि अगर कोई इंसान इस पर्टिकुलर चीज़ से नीचे आता है, सपोज लेट अस से जिसकी इनकम 5,000 सिक्कों से नीचे है, 5,000 रुपये से नीचे है, उसको टैक्स नहीं पे करना। जिसकी 5,000 रुपये से ऊपर है उसको टैक्स पे करना है। अब लेट अस से जो राजा है उसकी जो इनकम है वो 4,999 है, और भिखारी की इनकम 1 रुपये है। तो लॉ कहता है कि 5,000 से नीचे जिसकी इनकम होगी वो फ्री में क्रॉस कर सकता है। तो दोनों फ्री में क्रॉस कर पाएंगे, रिगार्डलेस ऑफ कौन राजा है कौन भिखारी है, नो वन केयर्स। जो लॉ है वो सुप्रीम रहेगा, लॉ के लिए आप और मैं हर कोई इक्वल है। तो जब भी हम बात करते हैं सिविल कोर्ट की, सिविल कोर्ट को इस चीज़ को देख करके अपनी ऑर्डर्स पास करने चाहिए कि हम लोग लॉ की नज़रों पर सेम है, लॉ की नज़रों पर इक्वल है। ठीक है, दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल क्या था? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, लॉ सुप्रीम है, लॉ के ऊपर कोई नहीं है। सेकंड, जो लॉ सुप्रीम है इसकी नज़रों पर सब लोग इक्वल हैं। तो आर्बिट्रेरीनेस कंप्लीटली खत्म हो गई। अब भले ही वो पावरफुल हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, अमीर हो, रिगार्डलेस लॉ की नज़रों पे वो सेम है। जो लॉ लॉ को मांगने के लिए आ रहा है, जो लॉ की डिमांड कर रहा है, रिगार्डलेस वो कौन है, अमीर है, गरीब है, पैसा है, नहीं है, जैसा है, क्या है, इस बात का कोई मतलब नहीं। आप, मैं, जो भी इंसान लॉ के सामने आएगा वो इक्वल रहेगा और लॉ सुप्रीम रहेगा। जो तीसरी बात एविडेसी ने बोली है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो बात करते हैं प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट की। अब जो ये थर्ड पिलर है, जो तीसरा प्रिंसिपल है कि प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, इसका मतलब क्या है? तो देखो, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ हमने बोला ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ ठीक है, बट ये दोनों प्रिंसिपल पॉसिबल कब है? ये प्रिंसिपल पॉसिबल तब है जब प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट होगा। अगर वो प्री डोमिनेंस खत्म हो जाए तो रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। ठीक है, जो इस लॉ को इन्फोर्स कर रहा है, अगर वो उस लॉ की बात को मानना बंद कर दे, विकास दुबे, आओ गोली से मार दो, इनकाउंटर कर दो, जो कोई भी कुछ क्राइम कर रहे हैं उड़ा दो, सीधे शुरू हो जाओ, गोलियां मारना शुरू करो और धड़ 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 सबको खत्म कर दो, किल एवरीवन। अगर ये कंडीशन निकल करके आ जाए, देन क्या होगा? जो आपकी लीगल स्पिरिट है वो डगमगा जाएगी। पीपल विल स्टॉप ट्रस्टिंग कोर्ट, पीपल विल स्टॉप ट्रस्टिंग लॉ। हर कोई एनार्की में आ जाएगा ना। अगर गवर्नमेंट जहां जा रही है वो लाठी चलाना शुरू कर दे, गोलियां मारना शुरू कर दे, तो लोग क्या करेंगे? सबको अपना सर्वाइवल सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारी गवर्नमेंट कल कहे कि हम लोग लोगों को मार देंगे, जो बाहर निकल करके आएगा इस टाइम पर, जो भी करेगा, दे स्टार्ट ट्रीटिंग अस बैडली, तो हम लोग भी उसके अगेंस्ट बोलना शुरू करेंगे। विल गो फॉर प्रोटेस्ट, कुचलने के लिए आएंगे, हम लोग बंदूक पकड़ करके मारना शुरू करेंगे गवर्नमेंट को भी। विल फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, एवरीवन डज दैट। अब जो स्ट्रांग होगा वो सर्वाइव करेगा। वेंट बैक टू द वही प्रिंसिपल, जो स्ट्रांग होगा वो रूल करेगा, राइट?
तो हम यहाँ निकल कर के आ जाएँगे और जो हम लोगों ने बोला था कि अगर हम मिल कर के मार दें तो क्या होगा? तो बाहर की कंट्री हमारे पे इन्वेड कर देगी बिकॉज़ हम लोग अब वीक होंगे, गवर्नमेंट वीक होगी, हम लोग वीक होंगे। हम बाहर की कंट्री के रूलर्स आकर के हमको रूल करना शुरू कर देंगे। दिस इज़ हाउ द सिस्टम वर्क्स। तो जो ये थर्ड प्रिंसिपल है व्हिच टॉक्स अबाउट द प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, ये क्या बात करता है? ये बात करता है कि जो लीगल स्पिरिट हो, जो बॉडीज़ इन लॉ को एनफोर्स कराती हो, जो इनको एनफोर्स कराए, वो इस लॉ के प्रिंसिपल को अपने दिमाग पर लेकर के चले। और ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव कोई एक्ट करता है, लेजिस्लेचर को लॉ पास करता है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, जो गलत हो, कोई एक्शन गलत हो, तो उसको कौन चेक करेगा? उसको चेक करेगी जुडिशरी। तो जो आपकी कोर्ट होगी, कोर्ट आपको लास्ट में आकर के रिलीफ देगी और कोर्ट के जो ऑर्डर्स होंगे उनको एग्जीक्यूट करवाना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कोर्ट बैठी है आपका ध्यान रखने के लिए। ठीक है? दिस इज योर थर्ड प्रिंसिपल व्हिच टॉक्स अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, व्हिच टॉक्स अबाउट द प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। जो लोग बोलते हैं ना कि गोली चला के मार दो, ठीक है, फांसी में लटका दो, मार दो, दैट इज रॉन्ग। द रीजन बीइंग दे नॉट फॉलोइंग द लीगल स्पिरिट। लीगल स्पिरिट क्या बोलती है? नेचुरल जस्टिस। उसको अपनी बात रखने का मौका दो। जो भी तेलंगाना पे कुछ साल पहले रेप हुआ था, जो रेप के अक्यूज थे उनको इनकाउंटर में मार दिया गया था। इनकाउंटर कैसे हुआ था उन लोगों का? उन लोगों को जेल से उठा करके लेके बाहर लेके लाया गया कि जो आपका सीन था उसको रिक्रिएट करो, और वहाँ उनको गोली से मार दिया गया। सो वॉज दिस रूल ऑफ लॉ? वट वॉज द नीड टू ब्रिंग देम आउट अगेन? क्या आप कोर्ट के पास उनको लेकर के गए? नहीं, आपने गोली से उड़ा दिया और लोग खुश थे कि आपने उनको गोली से उड़ा दिया। दो इफ दे कमिटेड क्राइम, आपके पास लीगल प्रोसीजर है, आपको क्या करना है, कैसे कोर्ट मैटर जाएगा, क्या होगा, यू हैव अ फिक्स्ड प्रोसीजर, आपको उसको फॉलो करना चाहिए। दैट इज योर लीगल स्पिरिट। अगर आप लीगल स्पिरिट को फॉलो करना बंद कर दोगे तो देन लॉ विल नॉट बी सुप्रीम। फिर जो अथॉरिटीज हैं वो सुप्रीम हो जाएंगी एंड दे विल डू व्हाट दे वांट टू डू बिकॉज उनके पास पावर है। अब जैसे आप और मैं अभी बच्चे हैं, या हम स्टूडेंट्स हैं, या हम लॉयर्स हैं, हम जो लोग भी हैं, अगर हम लोग एक छोटे पोस्ट पर हैं और एक इंसान है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, मिनिस्टर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिनके पास पावर है, अगर ये कंसेप्ट निकल करके आ जाए कि रूल ऑफ लॉ नहीं है तो क्या होगा? आप और मैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे बिकॉज वे आर इंडिविजुअल्स। उनके पास पूरी मशीनरी है, मैकेनिज्म्स हैं, वो कुछ भी करेंगे। वो आपको गोली से उड़ा देंगे, वो आपको बंद कर देंगे, जो मन में आया वो करेंगे। So this will become anarchic situation. The only protection against this is rule of law, and rule of law is possible only when there is a predominance of legal spirit. तो एविड के बेसिकली तीन प्रिंसिपल हैं जो बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की। दे आर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सुप्रीम आदमी नहीं होगा बल्कि लॉ होगा। हिटलर सुप्रीम नहीं होगा बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी सुप्रीम होगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुप्रीम नहीं होंगे बट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी सुप्रीम। दिस इज सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सेकंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ की नज़रों पर हर कोई इक्वल है, भले ही वो प्राइम मिनिस्टर हो, भले ही वो भिखारी हो, भले ही वो जॉब करने वाला आदमी हो, भले ही वो मिडिल क्लास आदमी हो, भले ही वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, भले ही वो चीफ मिनिस्टर हो, जो कोई भी हो, लॉ की नज़रों पर वो लोग सेम है और इक्वल है। और थर्ड, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। आपका कोर्ट जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो और जो आपका लॉ हो उसको कम्प्लीटली फॉलो करा जाए। जो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटीज़ हैं वो अपने मन से कोई भी काम ना करे, इनकाउंटर जा करके ना करे। जो लीगल मैकेनिज्म है, जो लीगल प्रोसेस है, उसको कम्प्लीटली फॉलो करा जाए। दिस इज योर रूल ऑफ लॉ। ठीक है? तो इसका जो बेसिस है, जिस पूरे कंसेप्ट का बेसिस है, जिस पूरे कंसेप्ट का फुटवर्क है, जिस पूरे कंसेप्ट का व्हाट वी कैन से जिस्ट है, वो ये है कि आर्बिट्रेरी पावर नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होनी चाहिए, लॉ के आगे इक्वलिटी होनी चाहिए, सबको इक्वल लीगल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, और जो आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। दैट इज योर रूल ऑफ लॉ। ठीक है? रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि जितनी भी चीज़ों से एक इंसान के बेसिक राइट्स के ऊपर हार्म आ सकता है, उन राइट्स को आप खींच लो और उनकी जगह लॉ को बैठा दो कि जो लॉ में है वो सबके लिए होगा, सबके ऊपर बाइंडिंग होगा, और लॉ सबको पता होना चाहिए। अगर आपने शुरू पर पढ़ा होगा, जब आप क्लैट का एग्जाम दे करके आ रहे होगे, या अभी आप क्राइम पर और टॉर्ट में पढ़ोगे आगे चल करके, एक केस आता है एम एच जॉर्ज का, जहाँ पर को गोल्ड इंडिया पर लेकर के आते हैं, बट उस टाइम पर एक लॉ पास हो जाता है कि गोल्ड कैरी करना इज अ क्राइम, समथिंग लाइक दैट। तो जो लॉ है वो आपको पता होना चाहिए। द मोमेंट लॉ इज पब्लिश इन गजेट, इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको लॉ पता है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। लॉ को आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते हो। अगर कोई लॉ है, वो लॉ है, उससे आप बाइंड हो, उसको आपको फॉलो करना है। आप और मैं, हर कोई उस लॉ के आगे इक्वली बाइंडेड है। अब सपोज मैं एक नॉर्मल दुकानदार हूँ और एक तरफ प्राइम मिनिस्टर है।
ठीक है, हम दोनों सेम काम करते हैं, बेसिकली हम लोग करप्शन कर रहे हैं, जो करप्शन मैं कर रहा हूँ सेम करप्शन प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम दोनों को सेम पनिशमेंट मिलेगी। द रीजन बीइंग इक्वालिटी बिफोर लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, हम लॉ की नज़रों में इक्वल है, दिस इज योर रूल ऑफ लॉ। प्राइम मिनिस्टर भले ही देश के नेता है, बट ही इज नॉट अबव लॉ, लॉ इज अबव एवरीवन। एंड वो लॉ क्या है इंडिया के केस पर, इंडिया के केस पर वो लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हम लोग रूल ऑफ लॉ को समझ चुके हैं। अब बात करते हैं रूल ऑफ लॉ के एक्सेप्शंस के बारे पे। हमने बात करी कि रूल ऑफ लॉ ये होता है, तो उसका मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस भी रूल ऑफ लॉ के होंगे। तो अभी एक्सेप्शंस क्या हैं? तो जब हम बात करते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी की, मॉडर्न कंट्रीज़ की, तो इस कंसेप्ट को हम काफ़ी हद तक आगे लेकर के चले। हम लोगों ने काफ़ी हद तक रूल ऑफ लॉ को अपने देश के अंदर, अपने सिस्टम्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करके रखा है। बट उसके बावजूद भी इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं आकर के हम लोगों ने यहाँ पर को क्या करा है, हम लोगों ने दे रखे हैं कुछ एक्सेप्शंस, कुछ छूट दे रखी है। तो जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, हमने उनको दे रखी है वाइड पावर्स। अब एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? इंडिया के केस में इट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड स्टेट के केस में इट्स गवर्नर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं नेशन की तो प्रेसिडेंट, स्टेट की तो गवर्नर। तो इनके पास पावर है टू ग्रांट पार्डन। अगर कोई इंसान मर्डर कर दे, रेप कर दे, कुछ भी कर दे, तो इनके पास पावर है कि वो इनको पार्डन दे सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। उसके अलावा पनिशमेंट को रेमिट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, मतलब इनके पास कंप्लीट पावर है। किसी कन्विक्टेड ऑफेंस को ख़त्म करा सकते हैं। वी हैव गिवन देम दैट वाइड पावर। एट द एंड ऑफ द डे जो आपका एक्सट्रीम लीगल सिनेरियो निकल करके आएगा, दीज पीपल, द गवर्नर्स एंड द प्रेसिडेंट हैव बीन गिवन द पावर कि ये लोग चीज़ों को अपनी तरफ ला करके काम खत्म करा सकते हैं। वाई? बिकॉज दे आर द हेड ऑफ द स्टेट। अब हम वापस उसी पॉइंट पर पहुंचेंगे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन जो है काफ़ी हद तक बड़ा है। अब इसको कैसे बैलेंस आउट कर रखा है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आप आर्टिकल 85 पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो बात करता है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि हाउस ऑफ पीपल इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, गवर्नर को लगता है कि अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो देन व्हाट दे कैन डू इज दे कैन डिसॉल्व द लोअर हाउस। लोग राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती, बट लोअर हाउस जो है वो आपका डिसॉल्व हो सकता है। उसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजंस, ऑर्डिनेंस लाने की पावर, ये जो पावर्स है ना, ये कुछ पावर्स दे रखी हैं हम लोगों के प्रेसिडेंट्स को, गवर्नर्स को, कि देखो पार्लियामेंट हर तरह टाइम बैठे नहीं रहती, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर पार्लियामेंट टू सेट एवरी डे। तो क्या होता है कि जो आपकी ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, ये जो पावर्स होती हैं, ये बैठ करके ऑर्डिनेंस पास कर देती हैं। तो जो ऑर्डिनेंस पास होता है, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन। हम लोग अगली वीडियो पर जब बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर की, तब हम इस सबको डिटेल पर समझेंगे। पर तब तक समझने के लिए जो ऑर्डिनेंस पास हो रहे हैं, जो ये लॉज पास हो रहे हैं, ये बेसिकली लॉज हैं। ठीक है, और जो लॉज पास हो रहे हैं ये तब तक वैलिड है जब तक पार्लियामेंट बैठ करके उसको अप्रूव ना कर दे। तो इनके ऊपर भी अंकुश लगाया गया है, बट स्टिल अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव पावर। अगर वो चाहें तो वो किसी भी पनिशमेंट को, किसी भी क्राइम को पार्डन करके माफ़ कर सकते हैं। दे हैड सर्टेन पावर्स, जो रूल ऑफ लॉ का एक्सेप्शन बन सकता है। इसके अलावा क्या इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेजेस हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर कोई है, वो लॉ के लिए आंसरेबल नहीं है, यू कैन नॉट सू देम। अगर मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई काम नहीं कर रहा है, तो मैं उनके अगेंस्ट केस नहीं कर सकता। इट इज़ नॉट अलाउड, बिकॉज दे हैव बीन गिवन इम्यूनिटी। भले वो कोई भी केस हो, कोई सिविल केस हो, नहीं हो सकता। अगर सपोज प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने या गवर्नर ने कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन पास करा जिससे मुझे हार्म हो रहा है, तो आई कैन नॉट सू द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। जो कर दिया कर दिया, मुझे मैकेनिज्म, मुझे उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहिए, तो मैं सेक्रेटरी को पार्टी बना कर केस कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट सू द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। सेकेंडली, अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर को क्रिमिनल कोई क्राइम कमिट कर दें, तो उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी इनिशिएट नहीं हो सकती। जब तक वो ऑफिस में बैठे हैं, तब तक उनके अगेंस्ट आप कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं कर सकते। भले उन्होंने रेप कराओ, मर्डर कराओ, कुछ कराओ, दे आर एग्जेम्प्टेड, दे आर फ्री। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई सिविल रेमेडी आपको चाहिए, सपोज मैं हूँ, मैंने आपके साथ कुछ ज़मीन में सौदा करा, और सौदा करने के बाद फिर सौदा करा, और सौदा करने के बाद में देश का प्रेसिडेंट बन गया फॉर एग्जांपल। हम लोगों ने एक डील करी, और उस डील करने के बाद मैं अपनी बात से मुकर गया। ठीक है, तो
अगर आपको मुझे मेरे अगेंस्ट प्रोसीडिंग लेकर के आनी है कुछ सिविल केस के ऊपर, तो पहले आप मुझे 2 महीने का नोटिस दोगे। अगर आपको वहाँ रिलीफ चाहिए तो उसके बाद मेरे ऊपर आप सू कर सकते हो। उसमें कुछ अलग-अलग लॉज़ अप्लाई होते हैं, तो बाद में करेंगे, बट वहाँ भी हमको इम्यूनिटी दे रखी है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ की, तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो आपके गवर्नर्स होते हैं, जो आपके हेड ऑफ़ स्टेट्स होते हैं, जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं, फॉरेन ऑफिशियल्स होते हैं, आपके एम्बेसडर्स होते हैं, जब ये लोग अलग-अलग देश को ट्रैवल करते हैं, तो इनके ऊपर भी कोई भी लोकल कोर्ट का जुरिसडिक्शन अप्लाई नहीं होता। तो अगर सपोज़ लेट अस से मैं इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ या प्राइम मिनिस्टर हूँ और मैं यूएस आकर के कोई क्राइम कमिट कर दूँ, तो यूएस कोर्ट मुझे पनिश नहीं कर सकती बिकॉज़ ऑफ इंटरनेशनल लॉज़। ठीक है? तो हम लोगों को कुछ एक्सेप्शंस हम लोग यहाँ पर को आकर के देख सकते हैं। रूल ऑफ लॉ के एक्सेप्शंस भी हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। हमारे देश पर कोई लॉ कब बनता है? जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करता है। अब देखो, रूल ऑफ लॉ है, जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गवर्न है। उनका जो टेन्योर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, वो चेंज नहीं हो सकता। 5 साल का टेन्योर है, 5 साल के बाद उनको रिटायरमेंट लेना ही लेना पड़ेगा। दैट इज़ ट्रू। वहाँ पर वो कोई भी गुंजाइश का मौका नहीं मिल रहा है। कैसे उनका अपॉइंटमेंट होगा, कैसे उनका रिमूवल होगा, पार्लियामेंट कैसे उनको इम्पीच कर सकती है, वो सब चीज़ें वहाँ दे रखी हैं। बट द रीज़न हम लोगों ने उनको लॉ से बाहर कर रखा है, वो इसलिए कर रखा है बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे जब प्रेसिडेंट साइन करते हैं तभी वो लॉ बनता है। ठीक है? तो उनके साइन करने के बाद द मोमेंट वो अपने ऑफिस से रिज़ाइन कर लेते हैं, देन दे बिकम नॉर्मल सिटिज़न्स। उनके ऊपर भी वो लॉ अप्लाई हो जाएगा, राइट? जब तक वो पोस्ट पर हैं तब तक वो लॉ बनाने वाले हैं। दे आर द वन गिविंग दैट लॉ, दे आर द सोवरीन। सोवरीन इज़ स्टिल एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एवरीथिंग। तो रूल ऑफ लॉ को हम लोगों ने कहा कि जो बाकी आपकी अथॉरिटीज़ हैं वो मिसयूज़ ना करें, बट सोवरीन है उसको हमने कहा है कि जब तक वो सोवरीन है तब तक हम छोड़ देंगे। द मोमेंट ही सीजेस टू बी अ सोवरीन, और डेमोक्रेसी पे ये प्लस पॉइंट है क्योंकि एक टाइम के बाद अ सोवरीन सीजेस टू बी अ सोवरीन। मैं अगर प्रेसिडेंट हूँ तो ज़िंदगी भर प्रेसिडेंट नहीं रहूँगा। हो सकता है मुझे निकाल दिया जाए, मुझे इम्पीच कर दिया जाए। तो अगर ऐसी कभी कंडीशन निकल कर के आएगी, देन इन दैट केस आई एम बाउंड बाय दैट लॉ। दैट इज़ योर रूल ऑफ लॉ। तो हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे किस तरीके से रूल ऑफ लॉ को एक्सप्लेन करा है, किस तरीके से रूल ऑफ लॉ को समझाया है। ठीक है? तो जो हम लोगों का ये कंसेप्ट रूल ऑफ लॉ का है, कंसेप्ट निकल करके आया फ्रॉम द फैक्ट कि द किंग कैन डू नो रॉन्ग। राजा कभी गलत नहीं कर सकता क्योंकि राजा है वो। ही इज़ द सोवरीन, ही इज़ द डिवाइन। आपने अगर वो पढ़ा हो, क्या कहते हैं उसको, लीगल हिस्ट्री पढ़ी हो, तो उसमें कंसेप्ट आता है डिवाइन राइट थ्योरी का। तो वो क्या बोलती है, जो किंग है ही इज़ अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, भगवान का अवतार है धरती पर, तो वो कभी गलत नहीं कर सकता। तो ये कंसेप्ट चलते हुए निकल कर के आ रहा था। तो इस कंसेप्ट को बेसिस पर जो ये कंसेप्ट है, आज के टाइम पर, मॉडर्न टाइम पर ये कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। बिकॉज हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारे देश का सुप्रीम लॉ है, जो हमारे देश का ग्रहण नॉर्म है, जिसके बेसिस पर हमारे देश के अंदर सारे लॉ चलते हुए निकल करके आ रहे हैं। तो जो रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल है, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर रखा है, हम उसको समझेंगे। अगर सबसे पहले आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल, तो वो बात करता है इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस। ठीक है, उन चीज़ों की बात करता है, फ्रेटर्निटी। तो जब इन चीज़ों की बात कर रहे, चीज़ क्या है, दिस इज ऑल अबाउट रूल ऑफ लॉ। उसके अलावा अगर आप चलते हो आर्टिकल 14 पर, तो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। तो उसकी बात करता है। यहाँ क्या निकल करके आ गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, अनदर कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो बेसिकली जो हमारी आर्टिकल 15, 16, 23, 21 जितने आर्टिकल्स हैं ना, ये कहीं ना कहीं आकर के बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की। उसके अलावा लॉ क्या है, आर्टिकल 13 बात करता है लॉ क्या है, वो डिफाइन करता है लॉ क्या है। तो आर्टिकल 13 के अंदर जो चीज़ लॉ है वो लॉ है, दैट इज़ योर लॉ। वो डिफाइन कर रखा है, तो उसका रूल होगा। जो 13 के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया, जो 13 के एम्बिट के अंदर आ गया, आर्टिकल 13 के एम्बिट के अंदर, दैट इज़ योर लॉ, दैट इज़ बाउंड, दैट इज़ टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। वो आपका लॉ बन गया। उसके अलावा जब हम बात करें थर्ड प्रिंसिपल की, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, तो आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, 32 में सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हो, 226 में हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हो। तो जो ये प्रिंसिपल दे रखे हैं, क्यों दे रखे हैं, ये दे रखे हैं टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ जस्टिस, आर्बिट्रेरीनेस को रोकने के लिए, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट को एक्सटेंड करने के लिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरीके से इनको डाल रखा है। उसके अलावा आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी,
नो वन कैन बी डिराइव्ड ऑफिस लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 के तहत क्या हो रहा है? आर्टिकल 21 के तहत आपकी जो लाइफ है वो सरमाउंट है, उसको ऊपर रखा गया है, उसको आप छीन नहीं सकते हो। इनकाउंटर करना बैन है, आप किसी को जाकर गोली नहीं मार सकते हो। जो लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो करो, तब आप कुछ कर सकते हो। फांसी में लटकाना है, लीगल प्रोसेस फॉलो करो। जब कोर्ट उसको अपहोल्ड करेगी, जो प्रोसेस दे रखा है, जब उसको पूरा अपहोल्ड करा जाएगा, तभी आप पनिशमेंट दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे सकते हो। आर्टिकल 19, आपका जो करने का मन है आपको करो, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, आप हर काम कर सकते हो। इसको आप कल्टिल नहीं कर सकते जब तक कोई ना कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई ना होते हों। ठीक है, उसके अलावा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अपने जुडिशरी है उन लोगों ने अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए और देश के प्रोटेक्शन के लिए एक कंसेप्ट डिराइव करा है, जो है जुडिशियल रिव्यू का। अगर कोर्ट चाहे तो वो सू मोटो कॉग्निजेंस लेकर के काम कर सकती है और कोई केस को सुन सकती है, भले ही कोई जाए कोई ना जाए। तो इंडिया के अंदर बहुत बार चीज़ें निकल करके आई है। जैसे अगर आप बात करो केशवानंद भारती की, तो केशवानंद भारती के केस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि जो रूल ऑफ लॉ है, इट इज़ द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो रूल ऑफ लॉ इंडिया के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर है एज पर केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उसके अलावा अगर आप देखोगे मेनका गांधी वर्सेस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस बात करता है पासपोर्ट की। तो पासपोर्ट मेनका गांधी का जब्त हो जाता है, उनको बाहर जाने से बैन कर दिया जाता है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो पर बात करी थी इस केस की, टॉक्ड अबाउट नेचुरल जस्टिस। तो रूल ऑफ लॉ, आपने क्या उनको मौका दिया बात रखने का? जो आपकी लीगल प्रोसीजर्स है आपने उसके तहत काम करा है नहीं करा है, दैट केम इनटू क्वेश्चन। ठीक है, वैसे ही इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बिकॉज इस केस के बाद इमरजेंसी निकल करके आ गई थी। तो इंदिरा गांधी जब इलेक्शन हार गई थी, इंदिरा गांधी ने इलेक्शन कंटेस्ट करा था, और इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद क्या हुआ था कि उन्होंने जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, जो इलेक्शन को गवर्न करता है, उसको बीच कर दिया था। तो राजनारायण जो उनके ओपोनेंट थे, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस कर दिया था, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि हाँ, इंदिरा गांधी का इलेक्शन वैलिड है। तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गई थी। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम पर समर कोर्ट थी, विंटर कोर्ट थी, आई गेस समर कोर्ट थी, आई एम नॉट श्योर, चेक करना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू करेक्शन, समर कोर्ट या विंटर कोर्ट थी। तो सिंगल जज बैठते हैं उस टाइम पर, तो उस टाइम पर मैटर गया था, तब तक के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उसको स्टे दे दिया गया था, और कहा था कि इंदिरा गांधी वोट नहीं दे सकती हैं, बाकी तब तक वो अपना काम करें। बट वट हैपेंड वॉज कि वो गई रातों रात बैठ करके इमरजेंसी निकाल कर ले आई, और ऑर्डिनेंस पास कर दिया कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा और जो स्पीकर होगा, उनका जो इलेक्शन है, दैट विल बी आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और बाद में जब सुप्रीम कोर्ट के आगे केस निकल करके आया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जुडिशियल रिव्यू को आप खत्म नहीं कर सकते, जुडिशरी की पावर को आप नहीं खींच सकते हो, दैट वुड बी आर्बिट्रेरी एंड अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ। तो ऐसे बहुत सारे केसेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडिया के अंदर निकल करके आए हैं, जो बात करते हैं रूल ऑफ लॉ के बारे पे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको रूल ऑफ लॉ समझ में अच्छे से आ गया हो, और आपको समझ में आ गया हो कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल ऑफ लॉ को अप्लाई करा गया है। अगर आप चाहो तो इसको आप इन डेप्थ पढ़ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा। मेरे पास कुछ लोग टेक्स्ट करके बोल रहे हैं कि नोट्स चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको नोट्स में इन डेप्थ डालने की कोशिश करूँ। आई ट्राई टू कंपाइल सम नोट्स, बिकॉज मैं नोट्स अभी नहीं यूज़ करता वीडियोस बनाने के लिए, तो मुझे नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो वंस आई क्रिएट दोस नोट्स, फिर हम बात करेंगे नोट्स के बारे पर। तब तक के लिए आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कंसेप्ट समझ पर आया हो रूल ऑफ लॉ का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपकी कोई डिमांड हो, कुछ आपको करेक्शन देना हो, कुछ कहना हो, कुछ कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए हो वीडियोस के अंदर, तो आप मुझे बता सकते हो। मेरे पास लोगों का मैसेज आया है कि अगर मैं ब्लैक बोर्ड वगैरह कुछ यूज़ करूँ तो हेल्पफुल होगा। तो मेरे पास ये है XP पेन, तो मैं इसको यूज़ करके आई ट्राई टू क्रिएट वीडियोज़ जहाँ पर को मैं लिख करके कुछ वो कर पाऊँ। बट इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज वो फिर फील लाने में टाइम लगता है, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू राइट दोज थिंग्स एंड क्रिएट अ वीडियो, बट वी विल ट्राई डूइंग समथिंग। ठीक है, जो कंसेप्ट ओरली हो सकते हैं उनको हम ओरली करेंगे, जिस कंसेप्ट पर हमको केस लॉज को और बाकी चीज़ों को रिफर करना पड़ेगा, वहाँ हम इसको यूज़ करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो पर हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर की। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।